हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। एंड आज का यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिर्फ एक वीडियो से कोई भी स्टूडेंट्स फेल होने वाला नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी देख रहा होगा, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वीडियो को देखोगे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग को सभी सब्जेक्ट में पास होने के लिए, जिन जिन सब्जेक्ट में 80 मार्क्स की परीक्षा होती है, इसमें पास होने के लिए आप लोग को केवल 15 नंबर चाहिए। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट ही होता है 20 मार्क्स का, और 20 में मिनिमम मार्क्स जो मिलता है स्टूडेंट्स को वो 18 मिलता है। 18 से कम किसी भी स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 19 और 20 भी मिल जाता है। तो अगर हम मिनिमम मार्क्स लेके चले, 18 मार्क्स लेके चले, तो अगर आप 15 मार्क्स अगर थ्योरी में लाते हो 80 में, और आपका इंटरनल असेसमेंट में 18 नंबर आता है, तो आप यहाँ पे 33 नंबर ला के पास कर जाओगे। क्योंकि 10th का पासिंग क्राइटेरिया यही है जो सीबीएसई ने लेटेस्ट में दिया हुआ है कि आपको ओवरऑल 33 मार्क्स चाहिए। अगर इसके अलावा अगर कोई आपको दूसरा पासिंग मार्क्स बताएगा तो वो फेक होगा। इसको ध्यान रखना, ये बिल्कुल करेक्ट पासिंग मार्क्स आपका है। आप केवल 15 मार्क्स ला के पास कर जाओगे। और ये जो 15 मार्क्स है आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे इजीली बता रहा हूँ। ना सिर्फ आप 15 मार्क्स ऑब्टेन करोगे, देखो जहाँ से अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बच्चा इसका 30% भी कर लिया ना, तो उसका 15 नंबर तो आ ही जाएगा। और जो पूरा कर लिया ना, उसका फुल नंबर आएगा। मतलब कि 80 में उसका 70 प्लस स्कोर आएगा, यहाँ से गारंटी है। एक चीज़ याद रखना कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं है, ये एमसीक्यू की नहीं है। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आएगा, देखो एमसीक्यू में टोटल हमने 26 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उन 26 क्वेश्चन में से आप लोग का 10 मार्क्स का गारंटी मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा का भी मिल जाएगा, बट 10 मार्क्स तो गारंटी वहाँ से आने ही आने हैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो मैं कमेंट पे पिन कर दे रहा हूँ, जाके देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं भी लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साइंस में आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस को कर लो, इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यही सब क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा। सिर्फ आप इस एक वीडियो से ना इस परीक्षा को पास कर जाओगे। पास क्या, अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। 50 से अबव मार्क्स आएगा। इनफैक्ट 100 में आप लोग का 80 से अबव जाएगा, ये गारंटी है। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होगा ना, तो भी आपका 80 से अबव नंबर आएगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री से आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, एक ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, जिसमें आप लोग को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए रहेगी। और यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, एक्स वाई या फिर जेड, इस तरह का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए एक रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से गारंटी है कि आएगा, ये एमसीक्यू में भी रहेगा। एमसीक्यू का जो वीडियो है वो देख लेना, उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आ जाएगा। और लॉन्ग में आप लोग का जो है लॉन्ग शॉर्ट में ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना। एक्टिविटी से एक जो क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, इससे आपका एक एक्टिविटी में क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको याद रखना है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, जिसमें आपको ये भी याद रखना होगा कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिलीज होगा ऑक्सीजन से। ये सब सारा चीज़ याद रखना है। टेस्ट ट्यूब वन में कौन सा फ्लेम, कौन से कलर का फ्लेम आ रहा है, तो ये येलो कलर का होगा। टेस्ट ट्यूब 2 में यहाँ पे आप लोग का क्लीन येलो रहेगा। इस तरह का चीज़ जो है आपको याद करना है इस एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी को अच्छे से कर लेना। इस एक्टिविटी से क्वेश्चन 100% आने वाला है आपका। एक आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसको जरूर कर लेना, जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि अगर हम ब्लू कलर्ड पाउडर कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं, मतलब किसी बॉइलिंग ट्यूब में, तो इससे हमें कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक ब्राउन गैस एक्स मिलता है। तो सबसे पहले तो इसका केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाना है। देखो इसका केमिकल इक्वेशन हम लिख के दिखा दिए। कॉपर नाइट्रेट को हीट किया गया तो हमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मिला है। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो रिएक्शन दिया दिया है, बाकी आप इसके आंसर्स को कर लेना। ये क्वेश्चन आएंगे, गारंटी आएंगे। अगला चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इससे आपका इस चार्ट से एक क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, 100% है। 1 से 2 क्वेश्चन भी रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में रहेगा, जिसमें आपको याद रखना है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, ये एसिड के कांटेक्ट में तो रेड ही रहेगा, बट बेस के कांटेक्ट में वो ब्लू कलर का हो जाता है। वहीं जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कांटेक्ट में रेड हो जाता है, जबकि बेस में तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है, टर्मरिक एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, जबकि बेस के कांटेक्ट में इसका कलर रेड हो जाता है। वही फिनोप्थेलिन का जो
कलर होता है वो ऑलरेडी कलरलेस होता है, तो एसिड के कांटेक्ट में इसका कोई कलर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एंड बेस के कांटेक्ट में ये पिंक हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में रेड होता है, जबकि बेस के कांटेक्ट में ये येलो कलर का होता है। तो ये आपको एनी हाउ याद रखना ही रखना है, ये क्वेश्चन आना ही आना आपके परीक्षा में। इसके बाद कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए रहेंगे, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा वो उससे क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये वाला, कि कौन सा एसिड आंट के स्टिंग में प्रेजेंट रहता है ये बताओ, तो आपको याद रखना होगा कि आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखो इसका यहाँ पे आंसर आप लोग को मिल जाएगा, आंट या फिर बी के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड रहता है, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, केमिकल प्रिपरेशन से दो प्रिपरेशन आप लोग को याद रखना है, इनफैक्ट तीन। सबसे पहले आपको वॉशिंग सोडा ये आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कास्टिक सोडा, अलग अलग सेट में अलग अलग केमिकल प्रिपरेशन आने वाला है, तो ये तीनों जरूर कर लेना। किसी सेट में ये रहेगा, किसी में ये रहेगा, किसी में ये रहेगा। ठीक है, एनी हाउ आपको केमिकल प्रिपरेशन ये करना ही करना है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ कि इसका केमिकल प्रिपरेशन जो है किस तरह से यहाँ पे करके दिखाया गया है। ठीक है, इसको कर लेना, आना ही आना है। इसके बाद इस एक्टिविटी से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है, इस एक्टिविटी को देख लें। इसमें मेटल और एसिड का रिएक्शन दिया गया है, जिससे हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे मेटल हमने जिंक ले लिया, एसिड हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इससे साल्ट हमें मिला ZnHO4 और H2 गैस मिला। ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके बाद आपका HCl गैस प्रिपरेशन से एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, इसका आपको रिएक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, इससे कौन सा गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पे HCl गैस रिलीज हो रहा है। ड्राई लिटमस पेपर का में कौन सा कलर होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक्टिविटी देख लेना, एक्टिविटी से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दो एक्टिविटी से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्टिविटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, अलग अलग सेट्स में अलग अलग एक्टिविटी से क्वेश्चन रहने वाला है। देन आपका एक ये क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है कि एक कंपाउंड एक्स, सोडियम एक्स है, जो कि सोडियम का मतलब एक्स कंपाउंड है, इज़ यूज्ड एन एंटा एसिड, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटा एसिड में, एंड इट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और इसको जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक जो एंटा एसिड के रूप में हम जिस कंपाउंड का यूज़ करते हैं सोडियम कंपाउंड का, वो है NaSCO3। इसको जब हीट करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो इसका कंपाउंड का नाम तो NaSCO3 हो गया, इसका केमिकल फॉर्मूला भी यही है। मतलब कंपाउंड क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम करके दिखा देंगे। अच्छा, एक आपका यहाँ से यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्वेश्चन रहता है, जिसमें पूछ दे कि गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, या फिर उसका कलर क्या होता है, लेमन जूस का कलर कितना होता है, उसका pH कितना होता है। और ये भी याद रखना कि pH जितना कम रहेगा, pH जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, और pH जितना उसी तरह से ज़्यादा रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आपका आएगा परीक्षा में, गारंटी आने वाला है। इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स से तो एक क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आने वाला है, और इसके बाद एम्फोथेरिक ऑक्साइड ये क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक्सप्लेन के साथ आपको समझाना रहेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन से क्वेश्चन आएगा, कैसे हम उसको प्रिवेंट करके बचा सकते हैं, मतलब जंग लगने से कैसे हम आयरन को बचा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं। इसके बाद ये दो पॉइंट याद रख लेना, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो NaCl का है और मैग्नीशियम क्लोराइड का है, इसको याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए देगा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मेटल्स को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें हम लेस रिएक्टिव मेटल जैसे मरकरी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसका हम ये जो होता है ये सल्फाइड के फॉर्म में हमें यूजुअली मिलता है। इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका हम रोस्टिंग करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। रोस्टिंग यानी कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। वहीं जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होंगे जैसे जिंक, आयरन, लेड, तो ये जनरली जो होता है यूजुअली कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में हमें मिलते हैं, और इसकी एक्सट्रैक्शन जो होती है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है। देखो सल्फाइड का याद रखना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और जो कार्बोनेट का वाला जो भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। इसको याद रख लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। वहीं जो हाई रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो उनके मॉल्टन स्टेट से होती है, जो कि आप यहाँ पे इसको देख रहे होगे। क्वेश्चन वो जरूर कर लेना, क्वेश्चन आने वाला है। अब चलो आगे मैं बताता हूँ कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो एक आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने आएगा, इथेनोइक एसिड, H2S और साइक्लोपेंटेन, इसको कर लेना। फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आइसोमेरिज्म, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पेंटेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन तो एनी हाउ करके जाना ही जाना है, और ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इसको कर लेना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका स्टरिफिकेशन रिएक्शन से आएगा किसी सेट में कि व्हाट इज स्टरिफिकेशन। ठीक है, और स्टर्स क्या होता है, इसका क्या क्या यूज़ है, यूज़ को भी कर लेना। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख रहे होंगे जो आपको किसी किसी सेट में देखने को मिलेगा, जैसे होमोलोगस सीरीज़ क्या है,
मैकेनिज्म क्या है क्लीनिंग एक्शंस ऑफ सोप का, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है, सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या क्या डिफरेंस हैं, ये आपको क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो एनी हाउ इन क्वेश्चंस को करके जाना है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिक्स में। हम लोग का केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। फिजिक्स में पहला चैप्टर हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, एंड इसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको एनी हाउ इसकी तैयारी करके जानी है, इसके रे डायग्राम को सीख कर जाना है। और इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर की जो हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। दो कंडीशन में, दोनों ही में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, इसमें रियल इन्वर्टेड नहीं होता है। वहीं कॉनकेव मिरर के लिए ये याद रखना कि कॉनकेव मिरर में केवल एक ही कंडीशन होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वो जब पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हम इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस समय, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये दो चीज़ याद रखना। क्वेश्चन आपका जो बनता है ना यहीं से बनता है, ठीक है, आपका यहीं से बनेगा। नेक्स्ट आपका जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है इसका भी इमेज फॉर्मेशन आपको याद रखना। इसके लिए भी दो पॉइंट याद रखना कि जो आपका कॉनकेव लेंस होगा इसकी भी जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और एक ही कंडीशन होता है जिसमें हम ये कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन में यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है, जब प्रिंसिपल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब। बाकी वो ये सब उतना आने का चांसेस नहीं रहता है, आता है, ऐसा नहीं कि मैं सोचना कि मत नहीं आएगा, बट चांसेस कम रहता है। लेकिन यहाँ से जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है ये आते हैं, तो जो जो आते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं और आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आप लोगों को यूजेज याद कर लेना है कॉनकेव लेंस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का, इसका क्या क्या यूजेज है, यूजेज आपको फिर याद करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। आगे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन वाला कुछ फॉर्मूला है। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए आप ये दो क्वेश्चन की तैयारी करके जाओ, आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन भी छपा हुआ रहेगा, आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है, इसकी तैयारी कर लेना, क्वेश्चन ये भी आप लोग का आएगा। एंड पावर ऑफ लेंस है, जैसे इसका जो यूनिट है वो पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस, पावर का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली, कॉनकेव में पावर नेगेटिव होता है, इसको याद रखना है। एंड इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना, क्वेश्चन आपका बस यहीं से आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें से आपका एक जो है रे डायग्राम्स आता है मायोपिक आई का, और दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिक आई का। मायोपिया का जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे मायोपिक आई बनता है। इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, बस इस जगह पे बन गया, पहली इमेज बन गया। इसकी करेक्शन के लिए, मायोपिक आई की करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखना है। वहीं हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो लेंस का हम करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो है कॉन्वेक्स लेंस। इसकी इमेज देखो आगे बन गई है, जबकि बनना यहाँ चाहिए था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी दो नेचुरल फेनोमेना बताओ जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है, किसको करो, ये आना ही आना है आपके परीक्षा में। इसी प्रकार से ह्यूमन आई का जो नॉर्मल विजन होगा वो फार पॉइंट का, नियर पॉइंट का क्या होगा, इसको याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, इसको याद रख लेना है। एंड एक न्यूमेरिकल होगा, इसको कर लेना है, ठीक है। बस इतना कर लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब छपा हुआ रहेगा। आगे आते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी से तो न्यूमेरिकल रहेगा, जैसे आपका एक ये न्यूमेरिकल रहेगा। आगे मैं आप लोग को और भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कौन कौन से आएंगे, आप बस देखते जाओ। आपका एक ओम्स लॉ आएगा, व्हाट इज ओम्स लॉ भी आता है, इसका आपको रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा जाता है। जैसे आपका ये ओम्स लॉ हो गया, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ई का वैल्यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो ये आपको एनी हाउ रट लेना है, एनी आपको आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डेराइवेशन है इसको तैयारी करके जाना है, आपकी परीक्षा में ये भी छपा हुआ रहेगा। एंड ये भी आपका आता है कि जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसकी डेराइवेशन भी आती है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी है जो कि आपके एनसीईआरटी किताब का है, ये भी आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसको कर लेना, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। इसकी एक्सप्रेशन हमें डेराइव करने के लिए रहती है, तो इसकी एक्सप्रेशन देख लो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे हमने डेराइव कर दिया है, जैसे कि हमने कहा इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन भी आपका बनेगा। अब जैसे हमने शुरू में बोला था कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, बस उन न्यूमेरिकल्स को कर लेना, आपके परीक्षा में यही सब जो न्यूमेरिकल्स है वो आने वाला है। एनी हाउ इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको इसका आंसर समझाऊंगा।
अगला आते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपका एक जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आने वाला है, जिसमें आप लोग को याद रखना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रहता है, वहीं इनसाइड द मैग्नेट जो होता है उल्टा हो जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहता है। दूसरा आपको ये भी याद रखना होगा कि जितना मतलब जितने नज़दीक में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, और ये आपको याद रखना है कि कोई भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करता है, ये 3 प्रॉपर्टी याद रखना है। अगला जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें हमें राइट हैंड थंब रूल या फिर जिसे हम मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, इसको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा। एंड एक ड्रॉप पैटर्न हमें याद बनाने के लिए रह सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इसको याद रखना, जिसमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए रहेगा, तो करंट कैरिंग सोलिनॉइड का, खास करके सोलिनॉइड का जो क्वेश्चन है वो आता है। इसका आंसर भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ड्रॉ भी करके भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। एंड एक 100% गारंटेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि गैल्वेनोमीटर का सर्किट में क्या फंक्शन होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आना ही आना है आपका, ये वाला डायग्राम से, तो इस डायग्राम को जरूर याद रख लेना। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि होम्स में जो हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट करते हैं, फैक्ट्रीज में याद रखना 440 वोल्ट का यूज़ किया जाता है, होम्स में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज होती है, इसको याद रखना। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि 3 तरह के वायर्स होते हैं, जो कि पहला होता है रेड, जिसमें वायर जो होता है वो रेड इंसुलेशन कवर का होता है, इसको हम लीव वायर भी कहते हैं, इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो ब्लैक इंसुलेशन कवर का होता है ये न्यूट्रल वायर होती है जो कि नेगेटिव होती है, एंड एक जो ग्रीन कलर का कवर होता है वो अर्थ वायर होती है। तो ये सब कुछ याद रखना, ये अर्थ वायर का क्या क्या फंक्शंस हैं इसको याद रखना, और फ्यूज़ क्या होता है इसको याद करना है। बस ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो फिजिक्स भी खत्म हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स खत्म कर दिए हमने। अगला आते हैं बायोलॉजी, ये आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा रहने वाला है, जिसमें लाइफ प्रोसेस आपका पहला चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका ये गारंटी आने वाला है, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि प्लांट्स में फूड का किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये आपको याद रखना है, जाइलम से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम से फूड और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अब ये सब कुछ पॉइंट्स ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, कैसे जाइलम के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, कैसे फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, ये सब सारा दिया हुआ है। ये आपको पता होगा फ्लोएम के थ्रू जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस द्वारा होता है, वहीं जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट आपका डाइजेशन इन ह्यूमन से क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको ये पूरा जो फ्लो चार्ट है इसको तो याद रखना ही है आपको, इसमें से कौन कौन से पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है, इसके बाद स्टोमैक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, लीवर का क्या मतलब प्रोड्यूस करेगा, वो क्या क्या उसका फंक्शंस है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी आगे मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आगे मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके वजह से मैंने कहा कि लिवर का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा, पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, क्या ये सीक्रेट करता है या क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिप्सिन, लिपेज, इन सब का क्या फंक्शन है, बाइल जूस, बाइल साल्ट, एकदम याद रख लो, रट लो, क्वेश्चन आना ही आना है आपका ये एग्जामिनेशन में। एंड आपका फिर ये कि ये क्वेश्चन आएगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कहाँ पर होता है, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट में होता है, मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इसमें क्या फॉर्म होता है, मतलब क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, ये सब आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट आप लोग को याद रखना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि किसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, तो किडनी को हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है, इसका आपको डिस्क्राइब करने के लिए रह सकता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो एनी हाउ इनकी तैयारी आपको करके जानी है, जो जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के जाना, क्वेश्चन आपका आएगा कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। अगले चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें एक जो क्वेश्चन आपका आएगा वो है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आंसर्स यहाँ पे दे दिया हमने, इस फिगर से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो इस फिगर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा
पार्ट्स का नेम है। देन आपका एक क्वेश्चन तो ये भी आने वाला है, रिसेप्टर कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है। जैसे ईयर में फोनो या फिर ऑडियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, आइज में फोटो रिसेप्टर, नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर्स और स्किन में थर्मो थिगमो टैंगो कुछ भी बोलो, ये सब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एक आपको ये भी याद रखना है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आने वाला है। देखो अलग अलग सेट्स में ना अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा एक पेपर में, नहीं एक पेपर में नहीं रहेगा। मैं ओवरऑल आपके जितने पेपर्स रहेंगे ना, सारे पेपर्स का ओवरऑल मिला के आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन से क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका वॉलंटरी एक्शंस में फोर ब्रेन काम करता है, ये क्या इसका फंक्शन है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये इनवॉलंटरी में आता है, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, फॉर ब्रेन का क्या फंक्शन है, यहाँ पे फॉर ब्रेन का फंक्शन भी दे दिया। इसको याद कर लेना, एग्जामिनेशन में सब छपा हुआ है, 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, इसके बाद एंड लास्ट आपको फिर आने वाला है इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, और उनके क्या फंक्शंस हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, इसके क्या फंक्शंस है। थायराइड जो होता है थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करता है। ये याद रखना है, गारंटी आने वाला है आपके एग्जाम में, 100% है। ठीक है, एनी हाउ आने वाला है, इसको मत छोड़ना। एंड आपको फिर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन जो होता है या फिर आयोडाइज साल्ट हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, आयोडीन से की कमी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है, तो गोइटर हो जाता है, ये सब याद रखना है। इसी प्रकार से इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो डायबिटीज़ होता है। पैनक्रियाज ही जो होता है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। ठीक है, एंड एक आपका फिर प्लांट हार्मोन से आएगा और उसके टाइप से रिलेटेड। प्लांट हार्मोन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, 2 टाइप्स होता है, पता होगा आपको, एक ग्रोथ प्रोमोटर होता है, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। ग्रोथ प्रोमोटर्स में ये सब हो गया, ग्रोथ इनहिबिटर्स में ये सब है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं उसको भी याद रख लेना। ठीक है, एक आपका ट्रोपिज्म से रहेगा कि ट्रोपिज्म क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, इसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करो, तो इसका टाइप्स यहाँ पे आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसको जरूर कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपा हुआ रहेगा। अगला है चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से एक क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रासेप्शन से रहेगा, और इसके कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है। मेथड्स यहाँ पे एक मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड है, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। देन आपका ह्यूमन में आपका मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें यहाँ जैसे कि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नाम यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे क्या क्या उसका नाम, जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख दिया हमने। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रहेगा, जिसमें आपको याद रखना है कि जो बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं, जैसे गोनोरिया है, साइफिलीज है, एचआईवी एड्स है। अब ये भी याद रखना कि गोनोरिया और जो साइफिलीज होता है ये बैक्टीरियल होता है, जबकि एचआईवी एड्स जो होता है वो वायरल होता है। ठीक है, ऊपर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखा, यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, इसमें ये सब नाम याद रख लेना, कहाँ पे क्या क्या नाम है, एंड ये सब का फंक्शंस भी याद कर लेना। ठीक है, कि क्वेश्चन में आपका हो सकता है कि फंक्शंस भी लिखने के लिए दे दे किसी सेट में, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता है कि किसका कौन सा सेट आने वाला है, तो ओवरऑल मैं सारे सेट का बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, पूरा का कर लेना, आपका यहाँ से क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। अगला क्वेश्चन 17 में हमें पॉलिनेशन क्या है ये बताना है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है ये भी हमें लिखना है। गारंटी आएगा 100%। एंड आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से एक क्वेश्चन आएगा, उसके कौन कौन से तरीके हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये एक एक्सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये पता होगा, इसमें कौन कौन से तरीके हैं, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, ये सब याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा। देन अगला चैप्टर आता है हियरडिटी। हियरडिटी से आपका एक ये क्वेश्चन आने वाला है, मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। एक आपका सेक्स डिटर्मिनेशन से आएगा। ठीक है, इसमें एक जो भी डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होगा, रिसेसिव ट्रेट कौन सा होगा। ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से क्वेश्चन आपका रहता है, इसको याद कर लेना। इसका रेशियो आपका रहेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो ये होता है, जेनोटाइपिक रेशियो ये होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये आप क्रॉस करके भी दिखा सकते हो, दिखाने के लिए भी आ सकता है, अगर दिखाने के लिए आएगा तो दिखा देना, और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको याद कर लेना। याद किया हुआ रहेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि हाँ ये आंसर आया था, इससे आपका समय भी बचेगा। एंड लास्ट चैप्टर आता है आवर एनवायरनमेंट, जिसमें एक आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है, एग्जाम्पल देकर समझाना है फूड चेन का, तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना। देन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस लिखने आएगा। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्वेश्चन आएगा कि इसके क्या रीज़न है,
इसको याद रख लेना। एंड लास्ट आपका फिर आने वाला है गार्बेज डिस्पोजल से इसमें कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स है। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग मेथड्स दिखाई दे रहे होंगे गार्बेज डिस्पोजल के। तो बस अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अभी मैं आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स का बता रहा था ना 15 मार्क्स भाई, तो आप तो सिर्फ हमारे MCQ क्वेश्चंस को ही करके ऑप्टेंट कर लोगे, जो कि हमने ऑलरेडी 26 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर उसको कर लियोगे ना तो आपका ऐसे 50 नंबर आ जाएगा, वो पास आप हो ही जाओगे। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो पासिंग तो छोड़ो, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, कुछ भी नहीं, तो पासिंग मार्क्स तो आप लोग का जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था शुरू में 15 मार्क्स है, तो आपका साइंस में सिर्फ इस वीडियो से, एक वीडियो से मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा आप 80 में 70 प्लस स्कोर करोगे। ये 100% गारंटी है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ये पक्का है। तो इसके क्वेश्चंस की एनी हाउ तैयारी करके जाना। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, हम उम्मीद करते हैं, और इन क्वेश्चंस को करके जाना ही जाना है। तो चलो अब मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, MCQ की वीडियोज़ देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया।